खबर आ रही है जहां ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक के पास सरकारी बस की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर पीटा और बस को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लोगों को समझाने में पुलिस की टीम लगी हुई है और कोशिश की जा रही है ताकि बंधक बने हुए ड्राइवर को छुड़ाया जा सके। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक दुर्घटना के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ड्राइवर को बंधक बनाकर पीटा गया है और टक्कर तो थी, दुर्घटना तो हुई, लेकिन इसके बाद लोगों को समझाने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग आंदोलित हो रहे हैं या जो लोग गुस्से में हैं, उन्हें कोशिश की जा रही है समझाने की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ड्राइवर को पीटा जा रहा था। प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ड्राइवर को छुड़ा लिया गया है, क्या अभी इस वक्त की खबर है? जी, अभी हम मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण हो चुकी है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है। नगर के दोनों डीएसपी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ड्राइवर अभी भी जो है वो यहीं पर है। लोगों ने उसे बंधक बना रखा है। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। बच्चे का जो शव है उसे भी लोग लेकर जाने नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इलाका है जहां पर ये घटना घटी है, उसके बारे में क्या आप जानकारी दे पाएंगे? क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है वहां पर दुकानें हैं, लोगों की भीड़ है। क्या ये रास्ता रोजाना ऐसी बसें यहां से गुजरती हैं और इसके लिए क्या परमिशन होती है? जी बिल्कुल, यह जो जगह है वो काफी कंजस्टेड है क्योंकि ब्रह्मपुरा थाना से लेके अगर जुरन छपरा की बात करें, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जुरन छपरा एक ऐसा जगह है जहां पर हमेशा भीड़ रहती है, जाम की समस्या होती है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की यहाँ पर विभिन्न तरह के अस्पताल हैं और यहाँ बाजार भी है। तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ से कई बार इससे पूर्व भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो लोग यहाँ से बड़ी वाहनों का प्रवेश जो है उसको रोक लगाने की मांग हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन बगल में एक बस स्टैंड है जिसकी वजह से बस यहाँ से चलती है और जिसकी चपेट में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम जानकारियों के। तो गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, हालांकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की है। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते, जहां रोसड़ा थाना क्षेत्र के ढट्ठा गांव में एक सरकारी स्कूल में ग्रिल से फंदे में झूलता 9वीं के छात्र का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान शंभू महतो के पुत्र अमूल कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, लोगों ने स्कूल पहुंचकर बवाल किया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। परिजन और ग्रामीण दोषी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन जो है सो फोटो वोटो ले लिए लेकिन कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई यहाँ तब ये होगा जब तक दो को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक यहाँ के चलिए कि कोई फैसला नहीं होने वाला है। आप लोग की क्या मांग है कि डीएसपी एसपी सब यहाँ आवे और आकर के यहाँ आश्वासन सभी लोगों को दें कि 24 घंटा के अंदर में दोषी को पकड़ के यहाँ दिया जाएगा। न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी टेररिस्ट अगर हमारी धरती पर आकर कुछ करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि वो बिलबिला उठा है। उसने रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान को भड़काऊ बताते हुए इसकी निंदा की। वहीं रक्षा मंत्री के बयान से बिलबिलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। बयान में कहा गया है कि 25 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद ने पाकिस्तान में हो रही हत्याओं में भारत का हाथ होने के सबूत भी दिए। के बारे में कनाडा में भी बोला गया। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में यह भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी।
मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हुई। राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का भिन्न हिस्सा है। पीओके के लोग मांग कर रहे हैं कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं, और ये जानकारी राजनाथ सिंह की तरफ से मिली। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के बारे में भी आपने अक्सर बातें की है, इसका कोई टाइम फ्रेम है? इसको हम लोग कैसे, वहां के हिंदू मुसलमान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग हैं, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे? वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ है परिस्थितियां ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही मांग करेंगे और ये भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी रहेगी। मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा 1-2 प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। इससे पहले 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने भी बिहार के जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया था और कहा था कि आज भारत वही महान पाटलिपुत्र, मगध और चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है और आज का भारत घर में घुसकर मारता है। रेडियो से राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद पहली बार औपचारिक तौर पर संजय झा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो मुख्यमंत्री ने भी गर्मजोशी के साथ संजय झा का अभिवादन किया और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात के बाद संजय झा ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि बिहार के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज जहां पहुंचे हैं 4 पीढ़ियां खप गईं। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस बार पूरी ताकत से लग जाएं, एनडीए 400 पार करेगा और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे,
उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। और यह आह्वान है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। और इसके लिए घर घर संपर्क, हर लाभार्थी से संपर्क। पटना में धूमधाम से बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पार्टी ऑफिस को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देखकर हंसने का काम करते थे, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सदन में कहा, उस वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश में लगा और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2 बार से अपनी बहुमत की सरकार, एक बार 282 और एक बार 303 सीटें जीतकर एनडीए के साथ मिलकर दोनों बार सरकार चलाने का काम किया। मैं देश, भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये आपका संकल्प, ये तीसरे और चौथे जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ, बिना कोई भय और लोभ के सतत लगते रहे और अंत्योदय के महामंत्र को घर तक पहुंचाते रहे। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को भी साकार कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास के महामंत्र को, अंत्योदय को हर घर तक पहुंचाने में जो दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाया है। और आज 44वां वर्ष, 40 पार बिहार में और 400 पार देश में, ये सपना को साकार करने के लिए 21वीं सदी में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का एक नए संकल्प, नए उत्साह के साथ हम लोग कदम बढ़ाए हैं। और हमारे कार्यकर्ता एक मिशन, एक ध्येय को लेकर के आगे बढ़ता है। ये राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्रवाद के महामंत्र देश के प्रधानमंत्री जी का सब समाज को इससे जोड़कर आगे बढ़ने के लिए आज संकल्प लेने का दिन है। पटना से बड़ी खबर है, ईंट भट्टा मैनेजर से रंगदारी मांगी गई है। 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई है। सालिमपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टा है और ईंट भट्टा के मालिक से रंगदारी की मांग की गई है। और इस पूरे मामले में 3 अपराधी पकड़े गए हैं, 3 राइफल जब्त की गई है और 1 अपराधी का पुराना रिकॉर्ड भी है। तो इस पूरी घटना में अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 3 राइफल जब्त की गई, 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 1 हिस्ट्री शीटर है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईंट भट्टा मैनेजर से 1.5 करोड़ की रंगदारी मामले में सालिमपुर थाना क्षेत्र में ये ईंट भट्टा है, जहां पर 3 अपराधी पकड़े गए हैं। अगली खबर भागलपुर से है, जहां फाइबर फैक्ट्री में आग लग गई। सिकंदरपुर कोबीबाड़ी में ये फैक्ट्री है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सहारनपुर में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किया। उन्होंने 3 तलाक कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह कानून आने से मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा।
पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर करीब 150 लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम 2 आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी। तभी वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने टीम के सदस्यों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एनआईए टीम की गाड़ियों पर पथराव भी किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर पहुंची थी। हालांकि इसके बाद एनआईए की टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, उन्हें कोलकाता के लिए लेकर रवाना हो गई। वहीं ममता बनर्जी ने एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में सीबीआई ने छापेमारी की है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई ने छापेमारी की। शनिवार शाम को दिल्ली के केशवपुरम में से सीबीआई की टीम ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया है। शुरुआती जांच में मामला नवजात बच्चों के खरीद फरोख्त का लग रहा है। इस मामले में सीबीआई की टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष भी हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले में बच्चों को बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एल्विश यादव के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक धाराओं में करीब 1200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही इसमें जांच रिपोर्ट से लेकर कॉल डिटेल और कई सबूतों को भी आधार बनाया गया है। खबर है पटना से, जहां रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चक्रियापुर इलाके में पुलिस ने करोड़ों रुपए की नकली किताबें बरामद की हैं। सूचना के आधार पर 5 प्रिंटिंग प्रेस में पुलिस ने छापेमारी की, जहां सीबीएसई के अलावा एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद की गई। पुलिस ने इस धंधे के सरगना राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस की माने तो नकली किताबों के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। सुगौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 40 लाख रुपए की चांदी जब्त की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान तेज है। वाहन जांच में ही गाड़ी से चांदी बरामद हुआ है। पकड़े गए कारोबारी ने 15 लाख रुपए के चांदी का बिल तो पुलिस को सौंपा है, लेकिन और जो चांदी बरामद किए गए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पटना पुलिस इस पूरे मामले पटना से इस चांदी को नेपाल ले जाया जा रहा था, ये खबर है। वहीं कारोबारी से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। इसी बीच जेडीयू नेता और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कभी गठबंधन के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं। गठबंधन वाले दूसरे दलों से वो लाभ तो लेते हैं, लेकिन खुद अपने सहयोगी दलों को मदद नहीं करते। प्रसाद यादव कभी भी गठबंधन के प्रति वफादार नहीं रहे और ईमानदार नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। ये अपने गठबंधन साथियों का तो मदद लेते हैं, मगर उनको मजबूत करने का प्रयास नहीं करते हैं। और समझ में नहीं आता है क्या लोभ है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई जब से लालू प्रसाद यादव से अलायंस हुआ, और जब जब लालू प्रसाद यादव के स्थिति बनती है चुनाव की, तब तब कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव औकात दिखाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में इस बार चुनावी सभा से ज्यादा रोड शो करने वाले हैं। नीतीश कुमार के रोड शो को लेकर जेडीयू के साथ साथ एनडीए के दूसरे नेता भी उत्साहित हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि लगभग 1 घंटा का रोड शो होगा और इस दौरान डिमांड होने पर छोटी छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात बताई है। साथियों दौरे पर निकल रहे हैं और इस पर पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री चुनावी सभा के साथ साथ रोड शो भी करने वाले हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जेडीयू के। सर, मुख्यमंत्री चुनावी सभा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रोड शो का आयोजन भी किया जा रहा है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं। क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? नहीं, लोगों का डिमांड भी हुआ है। जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जो फीडबैक मिला है, लोगों ने डिमांड किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रोड शो का, और कहीं कहीं सभा भी करेंगे। और प्रोग्राम जो है हमारा पार्टी के सभी लोग ने मिलजुल के बना भी लिया है सब जगह। और एनडीए घटक दल के जहां भी हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां भी हमारे नेता प्रोग्राम दे रहे हैं, रोड शो का प्रोग्राम दे रहे हैं, और कहीं कहीं सभा में भी जा रहे हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी जम्मू की सभा में, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में भाग लिए। और अब देख रहे हैं कि जो इस बार का जो एनडीए हमारी है, एनडीए पूरा
जो एकजुट है, चट्टानी एकता की तरह है और सभी मिलकर जो लोकतंत्र विरोधी है उसके मंसूबों को चकनाचूर करेंगे। लेकिन सर दिलचस्प है क्योंकि हम लोगों ने कई बार चुनावी सभा देखा है हमेशा मुख्यमंत्री का, लेकिन रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में जाना ये पहली बार है। क्या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है या फिर कुछ और वजह है? नहीं, कुछ वजह नहीं है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि जनता ने, चाहे वहाँ की जो फीडबैक जो हमारे अभियान समिति है या जो नीचे स्तर पर जो कमेटियां हैं, तो बहुत जगह से डिमांड हुआ कि सर का रोड शो, हमारे सर्वमान्य नेता का भी रोड शो होना चाहिए। आपने देखा कि रोड शो तो माननीय प्रधानमंत्री जी की, कई बड़े बड़े लीडर रोड शो किया है और रोड शो में लोगों का डिमांड हुआ है, तो हम लोगों ने रोड शो भी बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम। तो लोकसभा चुनाव में सीमांचल के इलाके में अल्पसंख्यकों का वोट चुनाव के लिए निर्णायक साबित होता है। महागठबंधन से आरजेडी के अशफाक करीम को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में वोट देने की अपील की। अल्पसंख्यक वोट एकजुट होने से कटिहार सीट पर जेडीयू के लिए संकट के सवाल पर जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज भी अब विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट करने के लिए तैयार है। गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ, यहाँ कांग्रेस के खाते में गई, पूर्णिया में राजद के खाते में चली गई, जिसके कारण यहाँ की सीट कांग्रेस को मिल गई। और आज तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से हैं, कटिहार में एमपी रहे, लगभग 11 बार लड़े हैं, यहाँ तक मुझे याद है 5 बार जीते हैं और शायद 12वीं बार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।